कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। वेलकम टू अभिषेक जा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का तूफानी रिवीजन पार्ट नंबर 3। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तूफानी रिवीजन में बिलीव रखते हैं। हम लोग 20 मिनट रिवाइज करते हैं, सिर्फ उसमें ही हम लोग कितना कुछ कवर कर लेते हैं। हम लोग 4-5 घंटे का मैराथन नहीं रखते हैं। हम लोग सिर्फ आपको 20 मिनट पढ़ाएंगे। उस 20 मिनट को अगर आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस, आइए शुरू करते हैं। जोश के साथ शुरू करेंगे। 20 मिनट का बात है, 20 मिनट जोश दिखाओ, लेक्चर देखो, उसके बाद घर में जाके लर्न करो और एग्जाम में जाके टॉप करो। सिंपल सा बात है, मेरा सिंपल फंडा है। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी में हम लोग ने 15 क्वेश्चन दिए थे। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। पिछले पार्ट्स में रटवा भी दिया है आपको। आशा है कि आप लोग उसको लिख के याद करोगे घर में बहुत अच्छे से, बिकॉज इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में दिखेंगे। यस, आइए शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, संजीवनी बूटी सजेशंस। जो मैंने सजेशंस दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, यहां पे बोला हुआ है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां यानी कि बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, जरा इस आंसर का लेंथ पे देखिए। बिल्कुल इसी लेंथ पे आप लोगों को आंसर लिखना है। एक एक पेज का आंसर लिखना है। बना बना के लिखो, जैसे लव लेटर लिखते हो, बना बना के लिखो, बना बना के, बहुत बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए यहां पे देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रूशियल एज इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द लॉ। दिस मींस दैट नो वन अबव द लॉ। यहां पे बोला गया है क्या कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ हर किसी के लिए सेम है। हर कोई इंसान के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इंसान हो, हर वो इंसान के लिए सेम है लॉ। जो भी इंडियन सिटीजन है उसके लिए सेम लॉ अप्लाई करेगा, उसके लिए सेम रूल्स अप्लाई करेगा। और लॉ कभी भी हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक जा क्लासेस। आज हम लोग वापस से करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का तूफानी रिवीजन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली मिलते हैं 10 बजे रात में, और 10 बजे रात में मिलते हैं। 20 मिनट का ऐसा तूफानी रिवीजन करते हैं कि एकदम तूफान आ जाए। 20 मिनट में हम लोग आज 30 मार्क्स कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों 3 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी सजेशंस में से ही हम समझाते हैं, रटवाते हैं और आपको बोलते हैं घर में लर्न करना आप इसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग 6, 7, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 संजीवनी बूटी का बहुत अच्छे से समझेंगे, फास्ट वे में समझेंगे, लर्न करेंगे और उसको रिकॉल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक का बटन तो दबा के ही रखना दोस्त। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे बोला है कि रूल ऑफ लॉ समझाओ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो दोस्तों रूल ऑफ लॉ का यह मतलब है कि लॉ सबके लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, लॉ सबके लिए है। कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। लॉ सबके लिए है। लॉ सबको फॉलो करना पड़ेगा, रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो सिटीजन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, ये हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ये कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो कर सकते हो तो तुमको कारागार में बंद कर दिया जाएगा, तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तुम चले जाओ यहां से अगर तुम लॉ फॉलो नहीं कर सकते हो, रूल फॉलो नहीं कर सकते हो। तुम अगर इस इंडिया का सिटीजन हो तो इस इंडिया के सिटीजन को रूल और लॉ हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, लॉ सबको फॉलो करना है दोस्त, सबको। तो आइए इसी चीज को पढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रूशियल एज इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। यहां पे ध्यान दीजिए, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट बोला है। हर किसी को रूल, हर किसी को लॉ फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे, एयरपोर्ट में शाहरुख खान जाता है या तो मुकेश अंबानी जाता है, चेकिंग करवाना ही पड़ेगा। ये रूल है, ये लॉ है। चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई मायने नहीं रखता भाई। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनको भी चेकिंग करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखिए, मस्ट फॉलो द लॉ। दिस मींस दैट नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ ही भगवान है। लॉ ही क्या है? भगवान है। क्या है? भगवान है। क्या है? भगवान है। एंड द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। हर सिटीजन के ऊपर लॉ अप्लाई करता है। हर सिटीजन के ऊपर लॉ अप्लाई करता है। इन सिंपल टर्म्स द रूल ऑफ लॉ मींस दैट देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स। बहुत सारे रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उस रूल्स को आपको फेयरली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करने पड़ेंगे। These rules are applied fairly and consistently. हर इंसान पे ये सारे रूल्स लागू होते हैं और हर इंसान को फेयरली ही फॉलो करने पड़ेंगे ये रूल। अगर तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया तो भाई तुमको जेल में डाल देंगे। जैसे तुम ट्रैफिक लॉ फॉलो नहीं करते हो, अगर तुम पकड़े गए तो फाइन होता है कि नहीं होता है, ये बताओ।
अगर तुम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, फॉलो नहीं करते हो, अगर तुम पकड़े गए तो फाइन होता है या नहीं होता है? यस भैया होता है, और लंबा चौड़ा फाइन होता है। तो इसी को बोलते हैं हर किसी को लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इट प्रिवेंट्स आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट एंड फ्रीडम। ये इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट अगर गलत कर रहा है, गवर्नमेंट अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी सजा होगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि रूल लॉ सबको फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट कौन है रे? गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा रूल एंड लॉ, ठीक है? ओके, इसके लिए हम लोग जुडिशियल रिव्यू सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर कोई लॉ फॉलो नहीं किया है तो उसको कहां पे जाना पड़ता है? कोर्ट में जाना पड़ता है। उसको कोर्ट में जाना पड़ता है ना, अगर कोई गुनाह हो गया उससे या कोई गलती हो गया उससे, तो कोर्ट में जाना पड़ता है उससे। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू इसीलिए बोला गया है, मतलब कि जुडिशरी हैज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड अप्लाई द लॉ इम्पार्शियली, इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट एक्शन आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशियल जो फैसला देगा, कोर्ट जो फैसला देगा उसको रूल तोड़ने का, कोर्ट जो फैसला देगा, वो चाहे रूल तोड़ा होगा, वो चाहे रूल नहीं तोड़ा होगा, कोर्ट जो फैसला देगा वही मानना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। ओके, यहां पे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एडिशनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द फंडामेंटल राइट विद फर्दर्स रीइंफोर्सेस द रूल ऑफ लॉ बाय गारंटिंग इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड फ्रीडम। रूल ऑफ लॉ इसीलिए लाया गया है इंडिविजुअल ताकि फ्री घूम सके, लिबर्टी मिल सके। कोई अगर अन्याय किया है उसे उसके अन्याय की सजा मिल सके, और कोई मान लीजिए बेगुनाह है, उसे सजा ना मिले। इस वजह से ही तो आया है। रूल ऑफ लॉ रहेगा तो फेयरनेस रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगा और जस्टिस रहेगा। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस रहेगा इस कंट्री में। ये कंट्री के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ही ज्यादा बेहतर है, और ये रूल ऑफ लॉ रहना ही चाहिए ताकि सब सही तरीके से काम करें। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। तो ब्रीफली एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आप पढ़िए। द सेपरेशन ऑफ पावर इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिवाइड्स द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को भी डिवाइड किया गया। अगर मान लीजिए सिर्फ पावर सिर्फ एक ही हैंड में रहेगा तो एक्सेसिव पावर नहीं हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किए गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। फर्स्ट हो गया लेजिस्लेटिव ब्रांच, सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एंड थर्ड हो गया जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच मतलब जो कानून बनाती है, जो ब्रांच कानून बनाती है, जो ब्रांच कानून बनाती है, जैसे कि एमएलएस, एमपीस क्या करती है पार्लियामेंट में? वो कानून बनाती है ना, सिंपल सा बात है। आर्टिकल 370 ये वगैरह 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 जो लॉस बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब वो कानून को पालन करवाती है, वो कानून को पालन करवाती है। तो पालन कौन करवाती है? प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन्हीं का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से तो तुम रूल्स लॉ फॉलो कर रहे हो, है ना? इसके बाद आता है जुडिशियल ब्रांच, यानी कि अगर कोई कानून को नहीं फॉलो किया, उसे सजा दिलवाना या उसे न्याय दिलवाना किसका काम है? जुडिशियल ब्रांच का। तो 3 ब्रांच होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल। बस ये 3 चीज पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि गवर्नमेंट का पावर्स को डिवाइड कर दो, गवर्नमेंट के पावर्स को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दो, और किसी भी ब्रांच में एक्सेसिव पावर नहीं दिया गया है। सभी ब्रांच में अपना अपना हिसाब से अच्छा पावर दिया हुआ है, लेकिन किसी भी ब्रांच में एक्सेसिव पावर नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई मतलब ऐसा ब्रांच है जिसमें ज्यादा पावर हो गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो अन्याय हो जाएगा सबके साथ। वो ब्रांच अन्याय करेगा, है कि नहीं? अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से हम लोग क्या कर दिए? गवर्नमेंट का जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस को ऐसे हम लोग डिवाइड कर दिए 3 ब्रांचेस हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। दिस ब्रांच आल्सो नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में कानून बनता है, पार्लियामेंट में हम लोग लॉज बनाते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉस। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल सच एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीस और एमएलएस के वोट्स वगैरह से ही तो लॉ बनते हैं। सिंपल सा बात है। तो एक होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच, लॉ बन गया। अब लॉ को फॉलो कौन करवाएगा? लॉ को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लॉ को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? वो कानून को फॉलो कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉस। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन रहता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैरीज आउट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंट्री, इन्फोर्सेस लॉ एंड मैनेजेस पब्लिक सर्वेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि पुलिस, आर्मी, पब्लिक सर्वेंट्स को कौन मैनेज करता है? प्राइम मिनिस्टर ही ना, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही ना। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। यानी कानून को फॉलो करवाना, जो कानून बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, उसको फॉलो करवाना, उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर। इसके बाद बात करेंगे जुडिशियल ब्रांच। तो जुडिशियल ब्रांच का मतलब होता है, जुडिशियल ब्रांच का मतलब क्या होता है? जुडिशियल ब्रांच का हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट। यानी कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं किया है, अगर कोई रूल को फॉलो नहीं किया है, तो उसे सजा दिलवाना या तो उसे न्याय दिलवाना किसके हाथ में है? जुडिशियल ब्रांच के ऊपर, ठीक है? तो जुडिशियल ब्रांच क्या करती है? या तो सजा दिलाती है या तो न्याय दिलाती है। सिंपल सी बात है। द जुडिशियल ब्रांच हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट इंटरप्रेट लॉज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स।
झगड़े को रिजोल्व करती है, फैसला सुनाती है, न्याय दिलवाती है, सजा दिलवाती है। किसका हाथ है ये? जुडिशियल ब्रांच, कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट भी हो गया तो लोअर कोर्ट भी हो गया, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि जुडिशियल ब्रांच ये इंश्योर करता है कि लॉ को हर कोई ने फॉलो किया है, लॉ को हर कोई ने फॉलो किया है। जिसने नहीं फॉलो किया उसी को तो जाना पड़ेगा भाई, उसी को तो सहारा लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक्शन भी ले सकता है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो रूल्स वगैरह को, तो कोर्ट आप पे क्या कर सकता है? एक्शंस भी ले सकता है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट, लिबर्टीज, सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। The judiciary also has the power of judicial review, which allows it to declare law or government action unconstitutional. तो जुडिशियल्स के पास रिव्यू करने का भी पावर है। वो ये भी चेक कर सकता है कि गवर्नमेंट सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो ये भी चेक कर सकता है, मतलब जुडिशियल ब्रांच जो है ना, वो ये भी चेक कर सकता है कि गवर्नमेंट सही कर रहा है या गलत कर रहा है। रिव्यू करने का भी पावर है। तो सारे के सारे ब्रांचेस को डिवाइड कर दिए गए हैं और सारे के सारे ब्रांचेस में अलग अलग पावर्स दिए गए हैं कि किसी के पास भी गलत पावर, एक्सेसिव पावर ना जाए। क्लियर है? ओके, इसके बाद पढ़िए, इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? द सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट नो सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स टू पावरफुल और एब्यूसिव, यानी कि कोई एक सिंगल ब्रांच ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, कोई एक सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। ये इंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ पावर। सच ब्रांचेस एक्ट एज ए चेक ऑफ अदर्स, यानी कि हर एक ब्रांच एक दूसरे ब्रांच को चेक करता है, हर एक ब्रांच एक दूसरे ब्रांच को चेक करता है कि कोई गलत ना करे। ऑफ कोर्स कोई गलत डिसीजन ना ले या कोई गलत तरीके से अपना काम ना करे, कोई भी ब्रांच गलत तरीके से अपना काम ना करे, सिंपल सा बात है। दिस प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट एंड इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है और इंडिविजुअल्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं ये देश में, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है स्टेट इन ब्रीफ 6 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। यहां पे बोला गया है कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हम लोगों को, वो राइट्स को एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करो। मैं बोलूंगा कि आपको इसमें ना एक एक राइट्स को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये इंडिविजुअली भी आ सकता है, एग्जामिनेशन में पूछ लेगा राइट ऑफ इक्वलिटी एक्सप्लेन करो, ठीक है, पूछ लेगा राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करो। इसलिए आधा एक पेज तो आप लोग लिख के ही रखिएगा, एक एक पेज आप लोग लिख के रखिएगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं अभी इसका कंटेक्स्ट। राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक लिखा हुआ है। राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल पर्संस। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि हर किसी को इक्वलिटी मिले, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, हर किसी को इक्वलिटी मिले, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बोलता है किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलना हो वो मिलेगा ही मिलेगा, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। उसके कास्ट को लेके, उसके रेस के लेके, उसको मतलब कि रिलीजन को लेके किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। आर्टिकल 16 ये इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मान लीजिए एक हिंदू है एक मुस्लिम है, हिंदू को जॉब मिल रहा है एक कंपनी में, मुस्लिम को जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया ना, उस पर केस फाइल हो सकता है उस कंपनी के ऊपर। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि हर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 ये बोलता है एबोलिशस अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत जो होते थे ना, पहले छोटे जाति जो होते थे उसको लोग छूने से मना करते थे, बोलते थे जो कुआं में ये पानी भरा है वो कुआं का पानी हम नहीं पिएंगे, ऐसा ऐसा जो होता था, मतलब अनटचेबिलिटी जो होता था, ये आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी अभी एबॉलिश हो चुका है। अगर किसी को भी देखा गया है छुआछूत करते हुए, अनटचेबिलिटी करते हुए, ये छोटा जाता है इसको हम नहीं छुएंगे, ऐसा अनटचेबिलिटी अगर हुआ तो उसको जेल भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। एंड आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 ये बोलता है कि अपने नाम के आगे आप किंग क्वीन आज नहीं लगा सकते। आजकल के जमाने में क्वीन मतलब ऐसा होता है ना, आप फेसबुक में अपना नाम रखते हो किंग रश्मिका, क्वीन रश्मिका, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। अपने नाम के आगे आप किंग या क्वीन नहीं लगा सकते हो, और ऐसे ऐसे शब्द जो है आजकल के जमाने में आप नहीं यूज कर सकते हो। प्रिंस, प्रिंसेस, अरे निब्बा निब्बी हो तुम लोग। इसके बाद राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 19 ये बोलता है 6 फ्रीडम देता है आर्टिकल नंबर 19। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आपको बोलने की पूरी आजादी है, किसी के बारे में भी बोलो, बस देश के विरुद्ध नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन देना है उसका आपका फ्रीडम है। इसके बाद फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आप किधर भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन पीसफुली, बंदूक लेके नहीं, किधर भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो, किधर भी जाके धरना दे सकते हो, किसी के भी खिलाफ जाके आप धरना दे
सकते हो, लेकिन भाई पीसफुली बैठ के, ऐसा नहीं कि बंदूक बंदूक लेके चले गए, नहीं, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स मतलब बंदूक के बिना। इसके बाद देखिए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपना एसोसिएशन अपना ग्रुप बना सकते हो, जैसे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है 4000 मेंबर्स है उसमें, तो वैसे ही आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, अपना यूनियन बना सकते हो। इसके लिए आपको फ्रीडम है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कंट्री में कोई भी जगह पे घूम सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, अगर कोई रोक रहा है तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऐसा बात नहीं है कि अगर कोई बिहार में जन्म लिया है तो कोई दूसरा जगह नहीं रह सकता, अगर कोई बंगाल में जन्म लिया है तो कोई दूसरा जगह नहीं रह सकता। आपको जहां रहना है, आपको पूरे कंट्री में जहां भी रहना है आप रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बॉर्न दूसरा जगह हुआ है लेकिन रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंट्री हमारा घर है, किसी भी जगह आप रह सकते हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मान लीजिए बैंगलोर रहना चाहिए, आपको मान लीजिए कश्मीर में रहना चाहिए, तो किधर भी आप रह सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हिंदू को फॉलो करना है, हिंदुज्म को फॉलो करना है, मुस्लिम मतलब कि धर्म को फॉलो करना है, जैनिज्म धर्म को फॉलो करना है, सिख धर्म को फॉलो करना है, करो ना भाई, कौन रोका है, तुम्हारी चॉइस है। तुम कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, तुम कोई भी ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हो, तुम कोई भी बिजनेस कर सकते हो, यहां पे कोई रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 19 बोलता है। आर्टिकल नंबर हम लोगों को कुल मिला के 6 फ्रीडम देता है, 6 फ्रीडम देता है। आपको लर्न करने पड़ेंगे दोस्तों, लर्न करने पड़ेंगे। देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से आंसर लिखी है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का बात करते हैं। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 20 ये बोलता है कि आपको कोई अचानक से आके अरेस्ट नहीं कर सकता। आप उसको बोलिएगा पेपर दिखाओ, आप पुलिस लोग से डर जाते हो ना, मत डरिएगा। आप उसको बोलना भाई पेपर दिखा, पेपर अरेस्ट तुम करने आया है तो पेपर दिखा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, किस बात पे अरेस्ट करने जा रहे तुम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 सेफगार्ड्स द राइट्स टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि मैं अपने लाइफ पर्सनल डिग्निटी के साथ, पर्सनल लिबर्टी के साथ जी सकता हूं, ये आर्टिकल नंबर 21 बोलता है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको अपना लाइफ जीने नहीं दे रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, केस। आर्टिकल नंबर 21A गारंटीज द राइट ऑफ एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि आर्टिकल नंबर 21A ये बोलता है कि हर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसको कंपलसरी आजकल के दुनिया में एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। देखिएगा 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट फ्री स्कूल, फ्री मतलब कि मिड डे मील सब कुछ खोल के दिया है, स्कूल ड्रेस भी फ्री देता है, बुक्स भी फ्री देता है, और क्या चाहिए। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ये किसमें बोला गया है, ये आर्टिकल 21A में बोला गया है। ये आर्टिकल बाद में आया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 21A। ये पहले नहीं था, ये बाद में आया है, लेकिन आप बीच में कैसे घुसाए, ऑलरेडी तो 23 वाला बन गया ना, इसलिए 21A में ये दिया गया है। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट क्या, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23, 24 में दिया हुआ है, सिंपल सा बात है। द राइट्स प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 जो है ना वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर, फोर्स्ड लेबर। जैसे केजीएफ आप देखे हो, केजीएफ में कैसे फोर्स्ड लेबर को लेके जा रहे थे, मतलब कि जबरदस्ती लेबर लोगों को लेके जा रहे थे ट्रक में भर के और काम करवा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी से भी काम नहीं करवाने का। जबरदस्ती कोई लेबर को आप ट्रक में भर के काम नहीं करवा सकते, फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो भीख मंगवाते हैं बच्चे से जबरदस्ती, ऐसा नहीं करवा सकते, वरना आपको जेल हो जाएगा, वरना आपके लिए सजा है, सिंपल सा बात है। और आर्टिकल नंबर 24 बोलता है, आर्टिकल नंबर प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन ए हजार्डियस ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई मान लीजिए डेंजरस जगह है, कोई मान लीजिए डेंजरस जगह है, वहां पे 14 साल के कम वाले बच्चे, 14 साल के कम ईयर वाले बच्चे वहां पे जा नहीं सकते हैं, उनको जान की खतरा है ना। इस वजह से आर्टिकल नंबर 24 ये बोलता है कि अगर कोई 14 ईयर्स के कम वाले बच्चे हैं वो कोई डेंजरस जगह पे ना जाए, वो कोई डेंजरस जगह पे एम्प्लॉयमेंट ना करे, सिंपल सा बात है। तो आर्टिकल नंबर 23, 24 भी समझा दिए। आर्टिकल नंबर 25 से 28 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। तो दिस राइट इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल नंबर 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, यानी कि आप अपना प्रोफेशन को फ्रीली फॉलो कर सकते हो, आप अपना प्रोफेशन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना प्रोफेशन को फ्रीली प्रचार कर सकते हो। मैं मान लीजिए हिंदू हूं तो मैं अपने प्रोफेशन को फ्रीली फॉलो कर सकता हूं, उसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, हिंदुइज्म को मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूं एंड उसको प्रचार भी कर सकता हूं, प्रोपोगेट भी कर सकता हूं। वैसे ही दूसरे धर्म अपने अपने मतलब कि अपने अपने जो धर्म है उसको प्रचार कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। आर्टिकल नंबर 25 ये राइट दिया हुआ है, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 26 प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल नंबर 26 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम देता है।
कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस एंडोमेंट। एंड आर्टिकल नंबर 27 प्रोहिबिट्स द लिविंग टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी मंदिर मस्जिद में ना टैक्स नहीं लगता है। ये आर्टिकल नंबर 27 ऑलरेडी बोल दिया गया है कि मंदिर या मस्जिद में कोई भी टैक्स जमा नहीं करेगा गवर्नमेंट को। मंदिर या मस्जिद कोई भी टैक्स जमा नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ये एक प्रोहिबिशन है। अगर मंदिर या मस्जिद से गवर्नमेंट अगर वसूली कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई जबरदस्ती टैक्स ले रहा है, तो उस पर एक्शन हो जाएगा। एंड आर्टिकल नंबर 28 प्रोवाइड्स द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आपको जो भी मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप जा सकते हो। कोई धर्म के हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल नंबर 28 ये बोलता है कि आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो, या अगर आप सिर्फ घूमने गए हो, तो घूमने भी जा सकते हो। मतलब कि एक मुस्लिम भी मंदिर में जा सकता है, एक हिंदू भी मस्जिद में जा सकता है। सिंपल सा बात है, एग्जांपल समझ लो ना, ठीक है। अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल नंबर 29 से 30 में दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 30 एंड 29 में दिया हुआ है। These rights protect the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice। यानी कि कोई भी कहां भी कहीं भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है देखिए, आर्टिकल 29 ये बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 29 बोलता है कि कोई भी कहीं भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। कोई मान लीजिए माइनॉरिटीज है, तो मान लीजिए इस कंट्री में माइनॉरिटीज कौन है, मुस्लिम्स, सिख, जैन, ये सब क्या है, ये सब मतलब कि माइनॉरिटीज है। इन लोगों की संख्या बहुत कम है हमारे से, तो ये लोग अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ये लोग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और अपने बच्चों को एजुकेट कर सकता है। सिंपल सा बात है। एंड आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज। यानी कि माइनॉरिटीज के बारे में, राइट्स के बारे में लिखा गया आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि माइनॉरिटीज लोग अपना लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है, अपने स्क्रिप्ट को प्रमोट कर सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, उनको जो करना होगा वो कर सकता है, वो फ्रीडम है उनके पास। मतलब कि माइनॉरिटीज मतलब क्या हो गया, मुस्लिम, सिख। इस कंट्री में तो माइनॉरिटी वही है ना, जो सबसे कम आबादी में है, जो सबसे कम संख्या में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। तो आर्टिकल नंबर 29 बोलता है कि वो लोग कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है। आर्टिकल नंबर 30 बोलता है कि वो लोग अपना लैंग्वेज में पढ़ा सकता है, वो लोग अपना लैंग्वेज का भी प्रचार कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आर्टिकल नंबर 32। भैया 30 कहां गया, हाँ भैया 31 कहां गया, 31। तो 31 नहीं है अब, तो 31 वाला आर्टिकल हट चुका है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग को 32 करना पड़ रहा है। ओके, जो बन चुका है, जो आर्टिकल बन चुका है वो तो बन ही चुका है ना, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि 31 वाला आर्टिकल अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऑटोमेटिकली परमानेंटली हट गया है। इसके बाद अब पढ़ेंगे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू मूव टू द कोर्ट। यानी कि ये राइट ये बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 ये बोलता है कि आप अगर कोई भी राइट्स फॉलो नहीं की, आपके साथ अगर कोई भी राइट्स को लेकर अन्याय हुआ, आपको अगर आगे जो पढ़े थे, अभी तक जो राइट्स पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 30 तक, अगर कोई भी राइट्स का एक्सेस आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ये राइट्स देता है आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यानी कि आर्टिकल नंबर 30 तक जो भी हमने राइट्स पढ़ा अभी, अगर कोई भी राइट्स का एक्सेस आपको अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी राइट्स अगर आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज कर लिए आर्टिकल नंबर 32 तक, और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही 20 मिनट रिवीजन सीरीज में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।